फिल्म की शुरुआत होती है एक 8 साल की छोटी सी बच्ची से जो बुरी तरह जख्मी हालत में घने जंगल के बीच अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। उसके पीछे कई लोग पड़े होते हैं और हर हाल में उसे पकड़ना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां एक औरत एक बुरी तरह घायल लड़की को डांटते हुए कहती है, तुम इस लड़की के पीछे क्यों गए थे। इसके बाद वो मिस्टर चोई नाम के एक आदमी की तरफ देखकर कहती है, तुम बहुत लापरवाह हो, लेकिन कोई बात नहीं, वो सिर्फ 8 साल की बच्ची है, इतनी बुरी हालत में वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। ये सुनकर मिस्टर चोई परेशान होकर कहता है, लेकिन वो अभी भी आजाद घूम रही है और ये बच्चे आम बच्चे नहीं है। अगर हमने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन उसकी बॉस को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती। वो शांत अंदाज में कहती है, ये सब तुम संभालो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है, जबकि मिस्टर चोई और उसकी टीम उस मिस्टीरियस लड़की को ढूंढने के लिए फिर से निकल पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ हमें एक मिडिल एज मैन दिखाई देते हैं जिनका नाम मिस्टर को है। वो एक सीधे साधे फार्मर होते हैं और अपनी वाइफ के साथ टाउन में रहते हैं। एक दिन जब वो अपने बैकयार्ड में अपने जानवरों को खाना दे रहे होते हैं तब उनकी नजर ग्राउंड की तरफ जाती है। उन्हें दूर एक छोटी सी बच्ची बेहोश हालत में पड़ी दिखाई देती है। ये वही बच्ची होती है जो कुछ देर पहले जंगल में अपनी जान बचाकर भाग रही थी। मिस्टर को इंसानियत दिखाते हुए उस बच्ची को अपने घर ले आते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। डॉक्टर उनसे कहता है, चिंता मत कीजिए, ये बच्ची जल्दी ही ठीक हो जाएगी, लेकिन किसी बड़े सदमे की वजह से इसकी याददाश्त चली गई है। इसके बाद डॉक्टर मिस्टर को से पूछते हैं, इसके ठीक होने के बाद आप इसका क्या करेंगे। जहाँ मिस्टर को और उनकी वाइफ उसे अडॉप्ट करने का फैसला करते हैं क्योंकि उनके खुद के कोई बच्चे नहीं होते और उन्हें लगता है कि इस छोटी सी बच्ची जिसे अपना नाम तक नहीं याद, उसे एक नई जिंदगी और एक नया परिवार देना जरूरी है। सीन शिफ्ट होता है 10 साल आगे जहाँ हमें वही बच्ची दिखाई जाती है जो अब बड़ी हो गई है और उसका नाम जायुन है। जायुन एक शॉपकीपर अंकल से रिक्वेस्ट कर रही होती है, प्लीज अंकल मुझे मेरे जानवरों के लिए खाना दे दीजिए, वो काफी देर से भूखे हैं। अब ये शॉपकीपर अंकल और जायुन के पापा बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। इसी वजह से वो जायुन को उधार पर भी जानवरों का खाना दे देते हैं। जायुन खाना लेकर अपने घर वापस आती है। वहाँ वो अपने डैड से कहती है, आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, अब आपकी उम्र भी हो गई है। लेकिन उसके डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी मॉम के पास जाओ। जायुन जैसे ही अपनी मॉम के पास जाती है तब हमें पता चलता है कि उसकी मॉम को भूलने की बीमारी है, इसीलिए वो अक्सर छोटी छोटी बातें भूल जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो जायुन को देखती हैं वो उसे जोर से हग कर लेती हैं। जायुन भी मुस्कुराते हुए अपनी मॉम से कहती है, आज आपके लिए डिनर मैं बनाऊंगी। डिनर के टाइम मिस्टर को थोड़ा परेशान होकर जायुन से कहते हैं, हमारे पास अब जानवरों को खिलाने के भी पैसे नहीं बचे, आखिर कब तक हम उधार लेते रहेंगे, शायद अब हमें अपनी काउस को बेच देना चाहिए। ये बात सुनकर जायुन का मूड एकदम ऑफ हो जाता है क्योंकि वो जानती होती है कि उसके पेरेंट्स कितनी मुश्किल से घर चला रहे हैं और उसकी मॉम के ट्रीटमेंट में भी काफी पैसे लग रहे हैं। इसके बाद जायुन नहाने चली जाती है, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम में होती है अचानक से उसके सर में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि वो अपना सर पकड़ लेती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो किसी बहुत बड़ी चीज से जूझ रही है या फिर उसका अंदर छुपा कोई पुराना राज धीरे धीरे बाहर आ रहा हो। अगले दिन स्कूल में हमें जायुन की बेस्ट फ्रेंड म्योंगी दिखाई जाती है। वो एक बहुत ही चेयरफुल और केयरिंग लड़की होती है। जब उसे जायुन के घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है तब वो जायुन को एक टीवी टैलेंट शो में पार्टिसिपेट करने की एडवाइस देती है जहाँ जीतने पर काफी अच्छी प्राइज मनी मिलने वाली होती है। म्योंगी की बात सुनकर जायुन ऑडिशन देने के लिए चली जाती है। वहाँ वो अपनी सिंगिंग से सबको इम्प्रेस कर देती है और ऑडिशन के बाद सेलेक्ट भी हो जाती है। ये खबर सुनकर म्योंगी बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बाद पूरी फैमिली मिलकर टीवी पर जायुन का परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं। जायुन सिर्फ गाना ही नहीं गाती बल्कि सिंगिंग के साथ एक छोटा सा मैजिक ट्रिक भी दिखाती है। ये देखकर उसकी मॉम थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है, बेटा तुम्हें ये मैजिक दिखाने की क्या जरूरत थी। तब म्योंगी जायुन के पेरेंट्स को समझाते हुए कहती है, आंटी अगर परफॉर्मेंस में कुछ एक्स्ट्रा किया जाए तो जजेस का ध्यान जल्दी अट्रैक्ट होता है और सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तभी अचानक घर के फोन पर एक कॉल आता है। म्योंगी कॉल उठाती है लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता। वो कॉल काट देती है और सब लोग इसे एक नॉर्मल प्रैंक कॉल समझकर इग्नोर कर देते हैं। म्योंगी और जायुन बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, इसीलिए म्योंगी जायुन के रूम में ही सोने चली जाती है। सोने से पहले जायुन की मॉम एक बार फिर चिंता दिखाते हुए कहती है, बेटा आगे से ऐसी मैजिक मत दिखाना, मुझे डर लगता है कि कहीं इसकी वजह से तुम किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाओ। ये सुनकर जायुन मुस्कुराते हुए कहती है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी। लेकिन जायुन के दिमाग में इस टाइम सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, कैसे भी करके ये कंपटीशन जीतना है ताकि प्राइज मनी से वो अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करवा सके और अपने
घर की फाइनेंशियल कंडीशन को भी पहले जैसा कर सके। अपनी मॉम से बात करने के बाद जब जायुन अपने रूम में आती है तब एक बार फिर से उसके सर में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। उसी वक्त उसे अजीब सा एहसास होता है कि कोई दूर से उस पर नजर रखे हुए है, लेकिन उसे समझ नहीं आता ये सब सच है या सिर्फ उसका वहम। अगले दिन जायुन और म्योंगी कंपटीशन के नेक्स्ट राउंड के लिए ट्रेन से सेओल जा रहे होते हैं। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने बैठा एक लड़का अचानक से जोर जोर से हंसने लगता है। वो जायुन की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ और तुम भी मुझे जानती हो। इतना ही नहीं, वो जायुन को मिस विच कहकर बुलाता है। पहले तो जायुन और म्योंगी को लगता है कि शायद इसने जायुन को टीवी पर देखा होगा, लेकिन उस लड़की की बातें और उसका अजीब बिहेवियर देखकर साफ पता लग रहा होता है कि बात कुछ और ही है। तभी वो अचानक जायुन की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन उसका हाथ उसके चेहरे से बस कुछ इंच पहले ही रोक लेता है। ये देखकर जायुन एकदम से शांत पड़ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे उसके अंदर कोई पुरानी याद या डर अचानक जाग गया हो। जाते जाते वो लड़का सिर्फ इतना कहता है, फिर जरूर मिलेंगे मिस विच। उसके जाने के बाद म्योंगी अपनी दोस्त को शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन जायुन के दिमाग में अब सिर्फ एक ही सवाल चल रहा होता है, आखिर ये लड़का है कौन और ये उसे इतनी अच्छी तरीके से कैसे जानता है। ये मिस्टीरियस लड़का जिसके बारे में हम अभी कुछ भी नहीं जानते ट्रेन के नेक्स्ट कैबिन में जाता है। वहाँ उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। वो अचानक गुस्से में आ जाता है और उस आदमी को बुरी तरह मारने लगता है। इसके बाद वो उस आदमी को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देता है। उसकी पावर्स देखकर इतना तो साफ हो जाता है ये कोई आम लड़का नहीं है। जायुन और उसकी दोस्त म्योंगी सोल में अपने शो के लिए पहुंच जाती हैं। वहाँ जायुन एक बार फिर शानदार परफॉर्मेंस देती है और म्योंगी उसका पूरा सपोर्ट करती है। अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जायुन क्वार्टर फाइनल तक पहुंच जाती है, जिससे वो बहुत खुश होती है। लेकिन इसी बीच अचानक उसके सर में एक बार फिर बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसकी नाक से खून निकलने लगता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ जायुन डॉक्टर से मिली थी। उसकी रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर उससे कहते हैं, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 2-3 महीने ही बचे हैं। सिर्फ तुम्हारे असली माँ बाप का बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही तुम्हारी जान बचा सकता है। जायुन की परफॉर्मेंस टीवी पर टेलीकास्ट होती है, जिसे शुरुआत में दिखाई गई डॉक्टर बेक और मिस्टर चोई भी देख रहे होते हैं। जैसे ही डॉक्टर बेक जायुन को देखती है वो तुरंत पहचान जाती है और वो एक्साइटेड होकर कहती है, ये वही लड़की है जिसे हमने 10 साल पहले खो दिया था। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जायुन और म्योंगी घर के लिए निकलते हैं। तभी अचानक एक कार उनके सामने आकर रुकती है। कार से कई लोग बाहर निकलते हैं और जायुन से पूछते हैं, क्या आप ही मिस को जायुन हैं? हमें आपसे कुछ बात करनी है। उन लोगों को देखकर ही लग रहा होता है कि उनका इरादा बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए म्योंगी मौका देखते ही जायुन को लेकर एक टैक्सी में बैठ जाती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अपने टाउन वापस आने के बाद दोनों बस का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो मिस्टीरियस लड़का एक बार फिर जायुन के सामने आ जाता है और कहता है, तुम्हें अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, कहीं उन्हें कोई कुछ कर ना दे। उसकी ये बात सुनते ही जायुन घबरा जाती है और बिना एक पल गवाए अपनी घर की तरफ भागने लगती है। अपनी दोस्त को इस तरह भागते हुए देख म्योंगी भी उसके पीछे भागने लगती है और साथ ही अपने डैड को भी कॉल कर देती है, जो एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। उधर वो मिस्टीरियस लड़का अपने साथियों के साथ जायुन के घर के बाहर पहुंच जाता है। घर को देखते हुए वो आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं छुपने के लिए उसने बिल्कुल परफेक्ट जगह चुनी है। तभी वहाँ म्योंगी के डैड भी पहुंच जाते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। उन्हें उन लोगों पर शक हो जाता है, इसीलिए वो उनसे कहते हैं कि अपनी आईडी दिखाओ। कुछ ही देर बाद जायुन और म्योंगी भी भागते हुए घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही जायुन अपने पेरेंट्स को ठीक ठाक देखती है, जो उस टाइम म्योंगी के डैड के साथ आराम से कार्ड्स खेल रहे होते हैं, तब उसकी जान में जान आती है और वो थोड़ा रिलैक्स्ड फील करती है। बारिश बंद होने के बाद म्योंगी और उसके डैड अपने घर वापस जाने लगते हैं। जाने से पहले पुलिस अंकल जायुन से कहते हैं, क्या तुम उन लोगों को जानती हो? जायुन इस बात से साफ मना कर देती है। तब पुलिस अंकल कहते हैं, मैंने उनकी आईडीज चेक की थी, उनके हिसाब से वो सब अमेरिकन थे। अगर तुम्हें कभी भी किसी तरीके का खतरा लगे तो बिना सोचे मुझे कॉल कर देना। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर बैक और मिस्टर चोई दोनों एक ही सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, लेकिन जायुन के भाग जाने के बाद दोनों के बीच उसे पहले ढूंढने और उसे कंट्रोल में लेने की रेस शुरू हो जाती है। इसी वजह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। उधर डॉक्टर बैक और मिस्टर चोई दोनों अलग अलग तरीके से जायुन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों को उसकी तलाश होती है, लेकिन आखिर उसके पीछे की असली वजह क्या है ये अभी तक हमें नहीं बताया जाता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जायुन म्योंगी और अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है। तभी उसकी मॉम अपनी भूलने की बीमारी की वजह से अचानक पूछती हैं, ये दोनों लड़कियां कौन है? और फिर जायुन को ही खाना खाने के लिए बुलाने लगती हैं, जैसे वो वहाँ हो ही ना। अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर जायुन काफी दुखी हो जाती है, लेकिन वो अपने इमोशंस किसी को भी नहीं दिखाती। रात को जब सब सो रहे होते हैं तब एक बार फिर जायुन के सर में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। तभी अचानक से कुछ लोग गन्स लेकर जायुन के घर में घुस जाते हैं
हैं और सीधा म्योंगी को होस्ट बना लेते हैं और जायुन से कहते हैं कि हम जानते हैं कि तू कौन है और इसीलिए अगर तू अपनी दोस्त की जान बचाना चाहती है तो हमारे साथ चल। वो लोग म्योंगी को लगातार हर्ट कर रहे होते हैं। अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर जायुन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स यूज करते हुए एक एक करके सबको बुरी तरह मार देती है। तभी नोबलमैन ताली बजाते हुए वहाँ आ जाता है और कहता है तुम वाकई बहुत पावरफुल हो। इसके बाद वो जायुन से कहता है अब वही करो जैसा मैं कहता हूँ। जिस पर जायुन पूछती है आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो। नोबलमैन जवाब देता है अगर सब कुछ जानना चाहती हो तो हमारे साथ चलो, वरना तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी दोस्त कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। नोबलमैन की बात मानते हुए जायुन उनके साथ जाने के लिए मान जाती है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स और अपनी दोस्त की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। रास्ते में कार में नोबलमैन उससे कहता है छुपने के लिए तुमने एकदम परफेक्ट घर चुना था, एक ऐसा ओल्ड कपल जिन्होंने अपने बेटे और पोते को खो दिया हो। वो तुम जैसी प्यारी सी बच्ची को तो आसानी से अपना लेते, लगता है तुमने उन्हें काफी सोच समझ कर चुना था। कुछ देर बाद वो सब एक बिल्डिंग पहुंच जाते हैं जो असल में उनकी रिसर्च लैब होती है। वहाँ जायुन को एक चेयर से बांध दिया जाता है। तभी डॉक्टर बैक उसके सामने आती है और उससे कहती है उस दिन तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था, शायद इसी वजह से तुम सब कुछ भूल चुकी हो। लेकिन जायुन बार बार एक ही बात कह रही होती है, मैं तुम लोगों को नहीं जानती, मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। इसके बाद डॉक्टर बैक जायुन को एक इंजेक्शन लगवाती है। इंजेक्शन लगते ही जायुन की पुरानी यादें धीरे धीरे वापस आने लगती हैं। उसकी मेमोरीज में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर बैक छोटे छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करती थी। उन पर अलग अलग तरह के टेस्ट और टॉर्चर किए जाते थे। उन्हीं बच्चों में से जायुन सबसे अलग और पावरफुल निकलती है। अपनी ये पुरानी यादें देखकर जायुन की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं क्योंकि उसके साथ जो कुछ हुआ था वो किसी बच्चे के लिए सहना बहुत मुश्किल था। इसके बाद डॉक्टर बैक जायुन को बताती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ब्रेन स्पेशलिस्ट है। उसी ने जायुन और नोबलमैन जैसे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए थे जिसकी वजह से उनके पास इतनी खतरनाक पावर्स आ गई हैं। फिर हमें पता चलता है कि डॉक्टर बैक से पहले ये पूरा प्रोजेक्ट मिस्टर चोई के अंदर था, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट उतने सक्सेसफुल नहीं रहे। जब डॉक्टर बैक ने इस प्रोजेक्ट को संभाला तब उसके एक्सपेरिमेंट काफी सक्सेसफुल होने लगे। इसी बात को लेकर धीरे धीरे डॉक्टर बैक और मिस्टर चोई के बीच राइवलरी शुरू हो जाती है। ये सब सुनने के बाद जायुन कहती है मुझे सब याद है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। जिसके जवाब में डॉक्टर बैक कहती है उस वक्त तुम लोगों को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था, इसीलिए हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया था कि इन सभी बच्चों को मार दिया जाए। डॉक्टर बैक बताती है कि उन्होंने इन बच्चों के ब्रेन में जेनेटिकली बहुत सारे चेंजेस किए थे ताकि वो अपने दिमाग की मदद से ऐसी पावर्स यूज कर सके जो एक आम इंसान कभी नहीं कर सकता। लेकिन इतने एक्सपेरिमेंट और इतनी पावर्स को सहना किसी बच्चे के लिए आसान नहीं था। कभी जायुन को अकेला ही बहुत सारे डॉग्स के सामने छोड़ दिया जाता था ताकि उसकी फिजिकल और मेंटल पावर्स को टेस्ट किया जा सके। इन सब बच्चों में जायुन सबसे सक्सेसफुल और सबसे पावरफुल स्पेसिमेन निकलती है। इसी वजह से डॉक्टर बैक के लिए भी जायुन सबसे ज्यादा खास थी। ये सब बातें सुनते ही जायुन के सर में एक बार फिर बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसकी नाक और मुंह से खून आने लगता है। ये देखकर डॉक्टर बैक कहती हैं तुम्हारा ब्रेन इतना पावरफुल हो चुका है कि तुम्हारी बॉडी अब उसे सहन नहीं कर पा रही है, धीरे धीरे ये तुम्हारी जान ले लेगा। फिर वो बताती है कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स का बोन ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन वो मुस्कुराते हुए कहती है प्रॉब्लम ये है कि तुम तो अपने असली माँ बाप को जानती ही नहीं हो। तब डॉक्टर बैक उससे कहती है अब सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ। इतना कहने के बाद डॉक्टर बैक एक और इंजेक्शन लगाने का ऑर्डर देती है। इंजेक्शन लगते ही जायुन का दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है। तब डॉक्टर बैक उससे कहती है अब सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन याद रखना इस इंजेक्शन का असर सिर्फ 1 महीने तक ही रहेगा, उसके बाद तुम्हारी बीमारी पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो हर महीने ये इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। डॉक्टर बैक को पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि अपनी जान बचाने के लिए जायुन उसकी हर बात मानेगी। लेकिन तभी जायुन अचानक मुस्कुराने लगती है और बड़ी ही सेटिस्फेक्शन के साथ कहती है मुझे ये खेल बहुत पसंद आया। जायुन की ये बात सुनकर वहाँ प्रेजेंट सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। हमें पता चलता है कि डॉक्टर बैक ने जायुन को नहीं ढूंढा था, बल्कि जायुन खुद जानबूझकर यहाँ आना चाहती थी। इसीलिए उसने टीवी शो में जानबूझकर अपनी पावर्स का मैजिक दिखाया था ताकि डॉक्टर बैक उसे पहचान ले और उस तक खुद पहुँच जाए। जायुन को पहले से ही अपनी बीमारी के बारे में पता था और वो जानती थी कि उसका क्योर सिर्फ डॉक्टर बैक के पास है। यानी अब तक जो कुछ भी हुआ था, टीवी शो में जाना, सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना और यहाँ तक पहुँचना, ये सब जायुन की प्लानिंग का हिस्सा था। उसने अपनी एक्टिंग से डॉक्टर बैक, नोबलमैन और वहाँ प्रेजेंट हर इंसान को बेवकूफ बना दिया था। अब जायुन अपनी रियल पावर्स दिखाना शुरू करती है। वो रूम में प्रेजेंट गार्ड को एक ही बार में मार देती है और उसकी गन उठाकर सीधा डॉक्टर बैक पर तान देती है, जो दूसरे रूम से ये सब देख रही होती हैं। जायुन स्माइल करते हुए कहती है मुझ जैसी स्मार्ट लड़की को आखिर कौन भूल सकता है। फिर हंसते हुए वो बोलती है ये सब मेरी
मेरी प्लानिंग का हिस्सा था और तुम सब मेरे प्लान में फंस गए। इतना कहकर जायोन डॉक्टर बैक के पैर में गोली मार देती है और कहती है चलो अब फॉर्मूला कहाँ है, जल्दी बताओ। तभी मिस्टर चोई और उसके आदमी भी रिसर्च लैब में आ जाते हैं और आते ही वो सब पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मिस्टर चोई के पास हेडक्वार्टर्स के ऑर्डर्स होते हैं कि नोबलमैन और उसकी टीम को खत्म करना है, क्योंकि अब ये लोग किसी के कंट्रोल में नहीं रहे। मिस्टर चोई अपने आदमियों से कहते हैं इनके सर में गोली मारो वरना ये लोग नहीं मरेंगे। अब जायोन और नोबलमैन के बीच नेक्स्ट लेवल फाइट शुरू हो जाती है। नोबलमैन भी अपनी फुल पावर यूज करता है लेकिन जायोन उस पर हैवी पड़ने लगती है। फाइट में जायोन को जितनी भी इंजरीज लगती हैं वो कुछ ही सेकंड में खुद ही हील हो जाती हैं। जब जायोन नोबलमैन को फिनिश करने वाली होती है तभी मिस्टर चोई जायोन को गोली मार देते हैं। इसके बाद वो डॉक्टर बैक को भी गोली मारकर खत्म कर देता है। अब जायोन और मिस्टर चोई आमने सामने होते हैं लेकिन जायोन उसे भी बिना किसी प्रॉब्लम के हरा देती है। तभी नोबलमैन के साथ की लड़की भी जायोन को रोकने के लिए आती है लेकिन जायोन की पावर्स के सामने वो कुछ भी नहीं कर पाती। जायोन फॉर्मूला लेकर लैब से बाहर आ जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि वहाँ बहुत सारी पुलिस मौजूद है। उसके डैड बिल्कुल सेफ है जबकि उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट होती है। जायोन फॉर्मूला अपने डैड को देते हुए कहती है कि मॉम को लगा देना, इससे वो ठीक हो जाएंगी। फॉर्मूला के कुछ सैंपल वो अपने पास भी रख लेती है। जाने से पहले जायोन कहती है मैं वापस जरूर आऊंगी। उसके डैड इमोशनल होकर कहते हैं प्लीज अपना ख्याल रखना, हमने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही पाला है। हमें पता था कि तुम एक विच हो लेकिन तुम्हारी मॉम हमेशा कहती थी हमारे लिए तुम बस एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची हो जिसे सिर्फ प्यार की जरूरत है। ये सब सुनकर जायोन हल्का सा स्माइल करती है और दूर से म्योंगी को गुड बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। मूवी में फिर हम 3 महीने बाद देखते हैं कि जायोन एक ओल्ड लेडी से मिलने जाती है। दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे इतना तो क्लियर हो जाता है कि इस लेडी को जायोन के पास्ट के बारे में काफी कुछ पता है। इसके बाद हमें एक और मिस्टीरियस गर्ल की ग्लिम्स दिखाई जाती है लेकिन मूवी ये रिवील नहीं करती कि वो कौन है और जायोन से उसका क्या कनेक्शन है। इसी मिस्ट्री के साथ मूवी एंड हो जाती है और ऑडियंस के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ जाती है। आखिर ये मिस्टीरियस गर्ल है कौन? क्या जायोन अपनी बीमारी का परमानेंट क्योर ढूंढ पाएगी या नहीं, और उसकी लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है? इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हमें द विच पार्ट 2 में देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में।